हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग साझेदारी संलेख का अर्थ और इसकी प्रमुख बातें और जब साझेदारी संलेख का अभाव रहता है तब साझेदारों के बीच कैसे संबंध या अनुबंध होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग साझेदारी का अर्थ और लक्षण पढ़े थे, ठीक है। अब आज समझते हैं कि साझेदारी संलेख होता क्या है। तो देखिए, जब साझेदारों के मध्य किसी व्यवसाय को करने के लिए विचार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अगर साझेदारों के मध्य कोई व्यवसाय प्रारंभ करने का विचार उत्पन्न हुआ तो विचार उत्पन्न होने के बाद जितने व्यक्ति आपस में सम्मिलित होकर व्यापार को शुरू करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो सभी अपने मध्य यानी जितने भी साझेदार हैं आपस में समझौता करेंगे। ठीक, समझौता करने के लिए देखिए, समझौता दो तरह से हो सकता है, यानी आपका साझेदारी संलेख दो तरह से हो सकता है, एक तो मौखिक और एक लिखित। अच्छा, इस संलेख में होता क्या है? इस संलेख में साझेदारों के मध्य सभी दायित्व, अधिकार और उनके कार्यों का वर्णन होता है। ठीक, यहाँ पे साझेदारी संलेख से ये भी पता चलता है कि कौन सा साझेदार कौन सा कार्य करेगा, उनके बीच उनका दायित्व क्या होगा, संबंध कैसा होगा और कौन सा साझेदार कितनी पूंजी ला रहा है। ये सारी चीजें साझेदारी संलेख में आपको पता चलती है। अच्छा, साझेदारी संलेख दो तरह से बनाया जाता है, मौखिक और लिखित। तो ध्यान रखिएगा, बनाया दोनों तरीके से जा सकता है, लेकिन लिखित समझौते को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, लिखित समझौता हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है और लिखित समझौते में स्टाम्प का होना आवश्यक होता है। ठीक, अब देखिए, जो साझेदारी संलेख होता है तो साझेदारी संलेख के फायदे क्या होते हैं? तो साझेदारी संलेख का प्रमुख फायदा ये होता है कि मान लीजिए साझेदारों के बीच कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो विवाद की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो साझेदारी संलेख में उनके सभी कार्यों, अधिकारों का वर्णन किया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए विवाद उत्पन्न हुआ तो वहां से साझेदारी संलेख के माध्यम से उनके विवादों को आपस में सुलझाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे लिखित जो समझौता होता है, लिखित में रहता है, वो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, जिससे ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए, अगर साझेदारी संलेख मान लीजिए बना ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा साझेदार क्या कार्य करेगा, कितनी पूंजी लगाएगा, लाभ का रेशियो क्या होगा। ये सारी चीजें साझेदारी संलेख के बिना, कहने का मतलब, नहीं पता चल सकता। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्टली आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि साझेदारी संलेख लिखित होगा या मौखिक। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरह से हो सकता है, लिखित भी और मौखिक भी, लेकिन लिखित समझौता हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, तो ये तो था साझेदारी संलेख। एक बात यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी ध्यान रखिएगा, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है, यानी साझेदारों के इच्छा के ऊपर निर्भर हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि हम साझेदारी संलेख बनाएंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं, और मान लीजिए अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई मतलब जरूरी भी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए, अब साझेदारी संलेख की कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। तो साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। ठीक, पहला नंबर, साझेदारी संलेख को आप साझेदारों के मध्य समझौता और अनुबंध भी
कह सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए साझेदारी संलेख में कौन सी बातें होती हैं। तो पहला है फर्म का नाम। तो साझेदारी संलेख अगर बना हुआ है तो साझेदारी संलेख में फर्म का नाम दिया हुआ होता है, यानी कोई ना कोई फर्म का नाम, जिस भी व्यापार को आप करेंगे उस फर्म का कोई ना कोई नाम होगा, उसी नाम के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपना व्यवहार करेंगे। और फर्म का नाम कैसे होना चाहिए, फर्म का नाम किसी भी पंजीकृत संस्था से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई नाम पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और आपका नाम इस प्रकार भी होना चाहिए जिससे कि किसी को ये ना लगे कि आपके फर्म को केंद्रीय या राष्ट्रीय समर्थन, या सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक, फिर देखिए सेकंड नंबर, फर्म का पता। तो साझेदारी संलेख में क्या हो सकता है, फर्म का पता होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए फर्म का पता ही नहीं रहेगा तो व्यापार करने में, दूसरों से व्यापार करने में कठिनाई होंगी। इसके बाद देखिए व्यापार का क्षेत्र है, आपका थर्ड नंबर है व्यापार का क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र, अब ये व्यापार का क्षेत्र क्या है इसको समझिएगा। व्यापार के क्षेत्र से आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए व्यापार का क्षेत्र बहुत तरह से हो सकता है। एक तो स्थानीय हो सकता है, कहने का मतलब छोटे एरिया में। ठीक, फिर स्थानीय के बाद प्रांतीय हो सकता है, जिले से जिले और जिला और राज्य से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय हो सकता है, राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश में हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यापार हो जो पूरे देश में फैला हुआ हो, यानी कि उनका जो ट्रांजैक्शन है, व्यवहार है, आयात निर्यात है, पूरे देश में हो रहा हो। और इससे भी अगर सबसे बृहद यानी सबसे बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, दूसरे देशों के साथ भी आयात निर्यात हो। तो व्यापार का क्षेत्र भी यहाँ पे साझेदारी संलेख में दिया हुआ रहता है कि व्यापार का क्षेत्र क्या है। अगर अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय बताया रहता है, राष्ट्रीय है तो इस तरह। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर है साझेदारों के नाम व पते। तो साझेदारी संलेख में जितने भी साझेदार होंगे सभी के नाम दिए हुए होते हैं और उनका एड्रेस दिया हुआ होता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मान लीजिए अगर साझेदार 5 हैं तो उन 5 का नाम दिया हुआ होगा और उनका पता भी दिया हुआ होगा। अब देखिए साझेदारों की पूंजी, फिफ्थ नंबर है देखिए साझेदारों की पूंजी। तो ये बहुत आसान है, साझेदारी संलेख में ये बताया हुआ रहता है कि कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लेके व्यवसाय में आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि कितनी पूंजी व्यवसाय में वो लगा रहा है, आपका ये साझेदारी संलेख में दिया हुआ होता है। अब देखिए ये व्यापार की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख होता है कि जो व्यापार है तो वो किस तरह का व्यापार है। कहने का मतलब देखिए आपने सुना होगा कि थोक व्यापार होता है, फुटकर व्यापार होता है
तो यहाँ पे साझेदारी संलेख में ये बताया हुआ रहता है कि जो व्यापार किया जा रहा है, यानी फर्म में थोक में सामान यानी गुड्स क्रय विक्रय होगा या कि फुटकर होगा, कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं और क्या क्षेत्र हो सकते हैं, आपका ये फर्म के व्यापार की प्रकृति में बताया हुआ रहता है। अगला देखिए, अगला है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। तो देखिए, साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है तो वहां पे ये भी समझौता हुआ रहता है कि जितने साझेदार भी हैं तो सभी अगर पूंजी ला रहे हैं तो उनको उस पूंजी के बदले ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर साझेदारी संलेख में साझेदार ये अपने आप में सहमत होते हैं कि हम सभी को पूंजी पर ब्याज प्राप्त करना है तो पूंजी पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके मध्य सहमति नहीं होती या कि साझेदारी संलेख में ये बात नहीं होती है तो वो पूंजी पर ब्याज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। आहरण एवं उस पर ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग आहरण समझिएगा। तो किसी व्यापारी द्वारा या कि आप ऐसा कह सकते हैं किसी साझेदार के द्वारा अपने हिस्से से, कहने का मतलब जो वो पूंजी लगा रहा है उस पूंजी में से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ रुपए या व्यापार की कोई भी संपत्ति, कहने का मतलब आप इसको स्टॉक से लगा सकते हैं आशय, तो कैश या स्टॉक व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए साझेदारी संलेख में आहरण एवं ब्याज के लिए क्या बोलता है, तो यहां पे दिया हुआ होता है कि क्या कोई भी साझेदार रुपए या स्टॉक का आहरण कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितना कर सकता है, किस अवधि में कर सकता है, और अगर आहरण कर रहा है तो उस पर ब्याज लिया जाएगा या कि नहीं लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा तो कोई बात ही नहीं, और अगर लिया जाएगा तो किस प्रतिशत से, यानी किस ब्याज दर क्या होगी, ये आपके साझेदारी संलेख में दिया हुआ होता है। तो हमने साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों में 8 प्रमुख बातों का उल्लेख और यहाँ पे हम लोगों ने समझा है 8 बातों को। अब देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तो साझेदारी संलेख यहाँ पे बना हुआ था, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें हम पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए कि साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख बना ही नहीं है, यानी कि साझेदारी संलेख का क्या है, अभाव है। तब कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं आपको ये जानना है। तब क्या उसके नियम होते हैं अगर साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख बना ही नहीं है, तो इसको देखते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय अधिनियम 1932, भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार ठीक है। अब हम कब देखेंगे, जब साझेदारी संलेख बना ही नहीं है। तो देखिए पहला नंबर, व्यापार में
भाग लेने का अधिकार। साझेदारी संलेख अगर नहीं बना हुआ है तब देखते हैं साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या होता है। तो पहला है व्यापार में भाग लेने का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, जब साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ होता है तो ये बताया रहता है कि ये स्पष्ट रूप से होता है कि सभी साझेदार यानी व्यापार में जितने भी साझेदार हैं वो क्या करेंगे, व्यापार के संचालन यानी कि व्यापार को संचालित करने के साथ साथ प्रबंध में, ठीक है, प्रबंध में भी भाग ले सकते हैं। प्रबंध का मतलब क्या होता है, जो व्यवसाय को संचालित करने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो कहने का मतलब वो उसमें भी भाग ले सकते हैं प्रत्येक साझेदार, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी। देखिए, साझेदारी संलेख का अभाव है, जब नहीं बना हुआ है तो सभी साझेदार अपना अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से तथा ईमानदारी से करेंगे। कहने का मतलब ये उनका दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि सभी साझेदार आपस में क्या करें, व्यापार का पूरा कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें। अब देखिए, मान लीजिए कभी साझेदारों के मध्य विवाद हो जाता है और साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है, तो विवाद का निपटारा कैसे होगा। विवाद का निपटारा, तो देखिए साझेदारी संलेख का जब अभाव है तो ये 1932 भारतीय अधिनियम 1932 आपको ये बोल रहा है कि साझेदारी संलेख का अभाव जब भी रहेगा तो अगर साझेदारों के मध्य विवाद होता है तो उस विवाद को बहुमत के माध्यम से निपटाया जाएगा। बहुमत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यापार में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 में से 2 का तो टकराव हो गया, ठीक है, इनका विवाद हो गया। ए बी, अभी कौन कौन से बचे मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, 5 लोग थे, ए बी का विवाद हो गया। अब बचे कौन कौन लोग, सी डी ई तक, ठीक, 5 ही लोग हैं, एफ नहीं। तो 5 लोग हैं, तो मान लीजिए बी की साइड ये दोनों उसकी क्या करते हैं, उसकी ओर से अपने पक्ष को रखते हैं। कहने का मतलब ये इसके साथ हैं, बी के साथ। अब मान लीजिए ई ए के साथ है, तो बहुमत किसको प्राप्त हो रहा है, बी को। इस तरह विवाद का निपटारा बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, लाभ हानि अनुपात। 4th नंबर है लाभ हानि अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, जब साझेदारी संलेख का अभाव रहता है तो लाभ हानि का अनुपात, आप लाभ हानि का साझेदारों के मध्य बंटवारा समान होगा। यानी कि हमेशा लाभ या हानि अगर होती है तो साझेदार उस लाभ हानि को बराबर बराबर मात्रा में लेंगे, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, वेतन व कमीशन। वेतन व कमीशन। तो देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन और कमीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूंजी पर ब्याज। छठवां नंबर है आपका पूंजी पर
ब्याज। तो साझेदारी संलेख भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लाभ अगर होगा तो दिया जाएगा, और अगर लाभ नहीं होता है तो उसको पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऋण पर ब्याज, लास्ट हमारा है ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज, तो देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय अधिनियम की धारा 1932 ये कह रही है कि साझेदार अगर मान लीजिए फर्म को ऋण की आवश्यकता होती है, ठीक, तो कोई भी साझेदार फर्म को क्या कर रहा है, ऋण प्रदान कर रहा है। तो वो देखिए शुरू में उसने पूंजी तो लगा दिया, कहने का मतलब शुरुआत में सभी साझेदारों ने पूंजी लगा दिया है, लेकिन वो पूंजी फर्म के लिए अपर्याप्त है, फर्म को और रुपए की जरूरत है, यानी पूंजी की जरूरत है। तो उस पूंजी की पूर्ति जो भी साझेदार देगा करेगा, तो फर्म उसकी क्या मानी जाएगी, ऋणी मानी जाएगी। और अगर ऋणी मानी जाएगी तो उस ऋण के बदले कुछ ना कुछ उसको ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज फिक्स रहती है कि 6% की दर से जो भी फर्म को ऋण प्रदान करेगा उसको दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पूंजी खाता के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी खाता आपके जो भी साझेदार होते हैं तो वो अपना हिसाब किताब रखने के लिए पूंजी खाता तैयार करते हैं, और आज जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको सभी बच्चे बुक से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट आप लोग तैयार करिए। आज का जो भी ये क्वेश्चन है साझेदारी संलेख से रिलेटेड, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें और अभाव में जो भी बातें हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, हर दूसरे साल आते रहते हैं अल्टरनेट में। तो कहने का मतलब ये मोस्ट हैं, आप इनको तैयार करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूंजी खाता बताएंगे, पूंजी खाते का प्रोफार्मा बताएंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स में इंटर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।